हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा गणित की परीक्षा की डेट आ चुकी है। ये आपको पता होगा। तो आप बहुत समय से पढ़ाई से दूर हैं, टच से हट गए हैं। तो उस सिलेबस को हम इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करेंगे एक दो पेपर हल करके आपको फिर से टच में लाएँ और आप कुछ सीख सको। लेकिन बच्चों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। मैं आपको 2016 का ये पेपर है, देखो इसमें इसी टाइप के सवाल हर साल आते हैं। इसी टाइप के सवाल हर साल आते हैं, बस नंबर्स चेंज होंगी, संख्याएं चेंज होंगी, बाकी सवाल का पैटर्न वही रहता है। तो आप बच्चे अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपको मैं खंड 2016 का खंड कराने वाला हूँ आज। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। आवाज़ थोड़ा धीमे आ सकती है, पंखा चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखना। मैं तेज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ज़रूर समझ में आएंगे। शर्त यह है वीडियो के अंत तक बने रहना, कुछ सीखना है, पास होना है। तो यही जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, 2-4 वीडियो, यही आप लोगों के लिए काफ़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल आज का। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए कॉपी पे सवाल लिखे हुए हैं मैंने, मैं बोर्ड की मदद लूंगा, बोर्ड से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 7429, तो ये एक एक नंबर के सवाल हैं, आपका खंड अ है ये। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं से आपको इनको डिवाइड करना होता है। केवल अभाज्य संख्याओं से, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। अब इतना टाइम नहीं है हम कि पूरी क्लास ले सकें, फिर भी आपको आइडिया देता हूँ। 13, 17, 19, 23, इनसे आपको डिवाइड करना होता है इसे। ठीक है, जो संख्याएं एक और स्वयं के पाड़े में आती हैं, यानी कि जो एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य है, एक और स्वयं के अलावा किसी के पाड़े में ना आए वही अभाज्य है। तो केवल इन्हीं संख्याओं से आपको इसको काटना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पहले आप 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 11, 13, चलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो बच्चों 2 से कटने के लिए पीछे देखना कि 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए था, 0 सम संख्या आनी चाहिए थी, नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, 9 तो 11, 4 15, 7 22। 3 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों को 22 हो रहा है। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है। 7 से आप काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, नहीं कट रही है 7 से भी। फिर 11 से, 11 छक्का 66, 8 बचा 82, 11 77 नहीं कट रहा है। 13 से, 13 पंजे 65, और फिर 9 बचेगा 92, 13 7 91, 1 19 नहीं कट रहा है। 17 से, 17 चौको 68, 6 62, 17 3 51, 11 19, 17 7 119, 17 से कट जाएगा 17 से। देखो 17 चौको 68, 6 62, तो 17 3 51, 11 19, 17 7 119। अब इसे फिर 17 से ही सोचेंगे पहले। 17 दूनी 34, 9 97, 17 से नहीं कट रहा है तो 19 से काट लीजिए। फिर 19, 17 से नहीं कट रहा है तो 19 से, तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57, 19 नहीं है 57। और फिर उसके बाद ये लास्ट में अब 23 आ चुका है। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, देख लीजिए आप, 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा 19 गुणा 23। कभी कभी बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर दे देता है, जो कटने में दिक्कत होती है, कई बार छोटा दे देता है। 1 नंबर का सवाल है, तो आपको इसी तरीके से हल करना है इसे। पहले आप 2 से चेक करोगे, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे आप इनको चेक करते रहोगे। इनमें से इनके बीच इतने बड़े उदाहरण भी नहीं देगा, इन्हीं में से कट जाएगा किसी न किसी से, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला सवाल। चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। पहले कॉपी में देखेंगे, फिर बोर्ड में हल करेंगे। तो दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, आराम से देखें, सवालों को आराम से पढ़ लें। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कर लें, फिर हल करें, फिर चेक करें आपने सही किया कि नहीं किया। जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 व 1/3 है। शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। देखो बच्चों, 2 नंबर में भी पूछा जाता है सवाल, ये 3 में भी पूछा जाता है, और इस बार ये 1 नंबर में पूछा गया है। तो इसको इस समय 1 नंबर में पूछा गया है, तो 1 नंबर जैसा ही हल करेंगे। तो योग देखो, 2 √2 है और गुणनफल 1/3 है। योग √2 और गुणनफल 1/3 है। शून्यकों का योग √2। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो इनको शून्य का मान लेते हैं, इसके अल्फा
अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये सवाल हर साल पूछा जाता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है √2 और उनका गुणनफल, ये योग दे रखा था इतना, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा ये दे रखा है 1/3। तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है, तो शॉर्ट में करेंगे, सूत्र लिखेंगे सीधे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होता है सूत्र। आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे वो योग कुछ भी दे दे, गुणनफल कुछ भी दे दे, लेकिन आपको ये इसी तरीके से करना है। यहाँ पे मान लो अल्फा प्लस बीटा वो 2 दे दे, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल 4 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सूत्र यही रखना है। ये सूत्र आप रट लीजिए, ये पेपर में आने वाला है आपके पास एक सवाल, तो इस सूत्र को रट लीजिए। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए यानी मान रखने हैं, तो ये हो गया x² माइनस x और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास √2 है, उसकी जगह ये रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1/3 है। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। x², इसका गुणा इसके साथ √2x और ये बच गया 1/3। अब बच्चों ध्यान देना, अगर ये सीधे ऐसा लिख के आ जाता, 3 ना होता, तो यही वो अभिष्ट द्विघात बहुपद था। लेकिन 3 है, 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा जिसके बटे है उसके साथ मत करो। जैसे इसके बटे है तो इसके साथ नहीं करना है, इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी कर दो, इसके साथ मत करो, तो ये बनेगा 3x² माइनस √2x, सॉरी 3 का गुणा इसके साथ हो गया, अब 3 का √2 के साथ कर लीजिए, 3√2x प्लस, अब इसके साथ नहीं करना है 1 और पूरे के बाई 3 आ जाएगा। ये 3 सबके बटे आ गया, लेकिन शर्त क्या थी, जिसके बटे था उसके साथ गुणा नहीं करना है, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ नहीं करेंगे, पूरे के बटे 3। अब ये आपका अभी द्विघात बहुपद बन गया, ऊपर वाला ये वाला बन गया द्विघात बहुपद। सिर्फ अब 3 हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए एक नियतांक ले लेते हैं कि जहाँ की एक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो अब इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप ऊपर भी छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाने हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा इस तरीके से होगा जहाँ की एक वास्तविक संख्या है। तो 1 नंबर का सवाल है, ये 2 में भी आएगा तो ऐसे ही करना है इसे, ठीक है। चलते हैं आपके तीसरे सवाल की तरफ। देखो बच्चों, ये है आपका तीसरा सवाल, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, यानी कि x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12 संगत है या असंगत, ये पता करना है आपको। तो इसमें देखो कई तरीके के सवाल बनते हैं, संगत या असंगत, परछेदी, समांतर, संपाती, या एक हल, कोई हल नहीं, एक ही सवाल में सारे समझा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर लेना, चैनल से जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। 2-4 दिन आपको ही पढ़ाऊँगा, और अब जो इस साल 9th में आपके भाई बहन थे उनको 10th में चले गए, उनको भी वीडियो शेयर कर लेना। तो दोस्तों बच्चों अब इसको करते हैं। x धन 3y देखो बराबर 6, 2 समीकरण है आपके पास, x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा संगत असंगत, इसमें मैं ये भी बताऊंगा समांतर संपाती, सब बता दूंगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार संगत असंगत पूछा गया है, कभी प्रतिच्छेदी भी पूछ लेता है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, या एक हल है या अनेक हल है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिख लो, क्योंकि जो मानक रूप होता है ये वाला इस साइड होता है, इसको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे। वो होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो ये 6 होता है, इधर ऋण 6 बन जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख लेना, x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। ये धन का होगा तो ऋण में ले जाना, ऋण का होगा धन में। ऐसे इसको भी लिखो, 12 इस तरफ आना चाहिए, बराबर में 0, 2x ऋण 3y धन 12 चला गया ऋण 12 में, और ये हो गया 0। अब ये आपके पास बन गया है। देखो बच्चों ध्यान देना, अब आपको निकालना होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब भी आपको संगत असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, एक हल अनेक हल निकालने होते हैं तो ऐसे करना होता है सवाल को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसके आगे। देखो a1/a2 क्या होगा, x के आगे जो होंगे वो a1/a2 है, x के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इसका गुणांक, x के आगे का गुणांक 2 है तो /2,
यहाँ कुछ नहीं था, 1 नीचे 2 तो 1/2 ये हो गया a1/a2। b1/b2 यानी b1/b2 तो ये 3 है और ये ऋण 3 है, तो जो ऋण का होगा उसे ऋण में ही लिखना है, 3/3। और c1/c2 यानी कि अचर पद, ऋण 6 ऋण 12, इसको यहाँ पे लिख देना है, ऋण 6/12। तो अब इसमें ध्यान देना, देखो ये न्यूनतम रूप में पहले से है, इसे कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे लिख देना है। इसको आप काट सकते हैं, ऋण 3 का 3 में भाग देंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। और ये ऋण से ऋण कटा, देखो ऋण से ऋण कट गया, 6 कम 6, ऋण से ऋण काटा और 6 का पाड़ा 1, 6 में 1 बार, 6 का पाड़ा 12 में 2 बार, 1/2। तो बच्चों इसमें स्थिति क्या बन रही है, देखो शुरू के ही 2 बराबर नहीं है, ठीक है, शुरू के 2 बराबर नहीं है। तो अगर देखो इसमें स्थिति ऐसी बन रही है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ऐसी स्थिति बनती है, देखो ध्यान देना, जब ऐसी स्थिति बनेगी कि शुरू के ही 2 बराबर ना आए, तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ होता है ये संगत है, क्योंकि इसका हल निकल आएगा। जब ये बराबर नहीं है तो संगत है। अगर ये रेखाएं पूछता किस तरीके की बनती हैं, तो ऐसी वाली रेखाएं परछेदी होती हैं, ध्यान रखना, ऐसी वाली रेखाएं परछेदी होती हैं। और अगर हल की बात करेगा ये कितने हल निकलेंगे, तो अगर हल पूछता इसमें तो मैं लिखता एक हल, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल लिख देना, ठीक है, इसका निकल आएगा। इस स्थिति में मान लो अगर स्थिति चेंज हो जाए, आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2, शुरू के 2 बराबर आए और तीसरा अलग हो, देखो मतलब ये शुरू के 1/2 होते, तीसरा अलग होता, तो आप क्या करते, आपने क्या करना था, इसमें इसका अर्थ होता है शुरू के 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये हो जाती हैं समांतर रेखाएं। और जब रेखाएं समांतर बनती हैं तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि एक दूसरे को परछेद नहीं करेंगी, तो कोई हल नहीं, समांतर, और ये फिर असंगत होता है, समांतर असंगत, और इसका कोई हल नहीं ऐसी स्थिति में, ठीक है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तीसरी स्थिति बनती है a1/a2 बराबर b1/b2, तीनों बराबर आ जाए। पहली स्थिति जिसमें शुरू के 2 बराबर नहीं थे, फिर दूसरी स्थिति जिसमें शुरू के 2 बराबर थे, तीसरा बराबर नहीं था, और तीसरी स्थिति जिसमें तीनों बराबर थे। तो इसमें अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से देखना, तीनों बराबर यानी कि संपाती रेखाएं, रेखाएं पूछेगा तो संपाती, रेखाएं पूछेगा संपाती, हल पूछेगा तो अनेक हल, और अगर संगत असंगत पूछेगा तो ये भी संगत होता है, जिसके हल निकलते हैं वो संगत है, असंगत वो होता है जिसका कोई हल नहीं। तो एक ही में मैंने सारा समझा दिया आपको। ये कुछ भी बने अगली बार इसको ध्यान से देखिए, वीडियो आप कई बार देखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो बच्चों चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका चौथा सवाल, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखो। प्रथम 2 पद लिखने हैं, जबकि a बराबर ऋण 1 और d 1/2 है, ठीक है, a बराबर ऋण 1 और d 1/2 है। आपको समांतर श्रेणी के 2 पद लिखने, और 2 पद, प्रथम 2 पद लिखने, यानी a1 a2 लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है आपको, a1 a2, एक नंबर के सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो बच्चों, जो a होता है वही a1 होता है, जो a होता है वही a1 होता है। आपको 2 पद लिखने हैं ना, तो पहला पद कितना है, ऋण 1, a1 आगे ऋण 1, a2 दूसरा पद लिखना है, तो दूसरे पद का सूत्र होता है a + d, तीसरा लिखना होता है a3, तो इसका होता है a + 2d, चौथा होता है, ये आपको लिखा रखे हैं, समझा रखे होंगे किसी न किसी टीचर ने, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो उन बच्चों को तो मैंने समझा रखा था। ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1d आता है, a सब में रहेगा प्लस में। सूत्र याद रखने का तरीका है, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, a + 2d। मैंने बोला a 67 का सूत्र लिखो, तो a तो सब में लिखते हैं, और ये 67 है तो यहाँ एक कम लिख देते हैं 66, और फिर d, ठीक है बच्चों। तो आपको लिखना था दूसरा पद, पहला पद तो आपने लिख ही दिया है, दूसरा पद लिखेंगे। तो दूसरे पद का सूत्र होता है a + d, a आपके पास ऋण 1 है, रख दीजिए ऋण 1, और प्लस d आपके पास 1/2 है। इसको हल करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और /2 ही आएगा, ठीक है। 2 का गुणा ऋण 1 के साथ, ऋण 2 धन 1/2, ठीक है। तो ऋण 2, देखो इनमें से बड़ी संख्या ऋण की है, उत्तर ऋण में आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा और /2, तो ये दूसरा पद है। पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ये रहा बच्चों आपका 5वां सवाल, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करो। tan a दे रखा है 4/3, हाँ, sin a और cos a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan a
4/3 साइन ए और कॉस ए का मान हमें निकालना है। ये थोड़ा सा पेपर लेंथी था, बड़ा था, इसलिए इसमें जो बड़े सवाल थे वो एक एक नंबर पे पूछे गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे। तो बच्चों, जब भी हमें ये त्रिकोणमिति का सूत्र सवाल हल करना होता है तो पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाना होता है। ध्यान देना, समकोण त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, tan a का जो सूत्र होता है इस पे सारे सूत्र बनते हैं, लाल अपॉन कक्का, इससे सारे बनते हैं। लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, tan का होता है लंब बटे आधार, यानी जो tan a बराबर है 4/3, ये लंब बटे आधार है। tan a बराबर 4/3 है, ये लंब बटे आधार का अनुपात है। ठीक है, तो ये अनुपात है, ये भुजाएं नहीं, ये मत सोचना 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, अनुपात है उनका। तो लंब कितना है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, और क्योंकि अनुपात में उसे के ले लेते हैं, और ये 3 क्या है, आधार है, ये हो गया 3k। अब आपको निकालनी होती पहले तीसरी भुजा। जैसे आप तीसरी भुजा निकाल लोगे वैसे ही आपके साइन कॉस निकल जाएंगे। तो तीसरी भुजा बच गई कर्ण, क्योंकि आधार है, ये लंब है कर्ण। कर्ण का सूत्र आपको पता होगा, कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है √ शॉर्ट में वैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन सूत्र अब उस स्क्वायर को हटाने से यहाँ √ ले आए और शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये बोलोगे आप √ कहाँ से है, मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ √ आ गया। ठीक है, आधार आपके पास 3k है, उसका स्क्वायर, और जो लंब है वो आपके पास 4k है, उसका स्क्वायर। ठीक है, 3k स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर, और 4k स्क्वायर यानी कि आपके पास 4k स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर लो 16k स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लो, 9 और 16 हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट निकालो। देखो बेटा, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, और k स्क्वायर का क्या होगा k। 25 का अंडर रूट 5 और k, तो ये तीसरी भुजा जो थी वो आ गई है 5k। देखो आ गई है। अब आप साइन और कॉस आराम से निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा चाहिए आपको। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अब लिखो साइन का सूत्र। तो अभी मैंने लिखाया था लाल अपॉन कक्का, इससे पूरे निकलते हैं। साइन चाहिए तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास कितना है 4k और कर्ण है 5k, तो ये हो गया 4k अपॉन 5k, k से k काट दिया तो 4/5, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कॉस ए में आधार बटे कर्ण, यानी कि ये हो गया आपका आधार आपके पास 3k था देखो, और ये 5k, तो ये हो गया 3k/5k, k से k कट गया तो ये बच गया 3/5। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ये आपका छठवां, देखो बच्चों ये आपका छठवां सवाल है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो कभी भुजाएं दे देता है, कभी क्षेत्रफल दे देता है, याद रखना ये 2 प्रकार से सवाल पूछा जाता है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। देखो भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज है, लिख देना आगे, भुजाओं का अनुपात बराबर 4:9। ठीक है, भुजाओं का अनुपात हो गया 4:9। तो इसमें सूत्र होता है बेटा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है अगर आपको, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए इनका देखो ये एक नंबर के सवाल हैं, तो इनको आप शॉर्ट में कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इन दोनों का स्क्वायर कर लो सीधे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी कि आपको 4 का भी स्क्वायर करना है और अनुपात 9 का भी स्क्वायर करना है। तो 4 चौको 16 और 9 में 81, ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। ये प्रमेय होती है, प्रमेय समझाने का टाइम नहीं है, एक नंबर के सवाल है। आप याद रखना, अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का निकालना है तो इन पे स्क्वायर लगा दो। अब उल्टा पूछ लिया अगर, देखो कभी बार क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा वो। देखो एक सवाल और समझा देता हूँ। मान लो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा होता है, दोनों समझा दे रहा हूँ आपको, ये 16:81। अब उल्टा कर लो इसे, तो फिर भुजाओं का पूछेगा।
तब आपको क्या करना है, उसमें तो आपने स्क्वायर लगाए, ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात लिख देना। तो आपने उसमें तो स्क्वायर लगाया, इस समय आप क्या करोगे, इन पे अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट 16:81 पूरे पे। तो अंडर रूट 16 का मान होता है 4:81 का होता है 9। तो ऐसा करोगे। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर करते हैं, भुजाओं का निकालना है तो अंडर रूट निकालते हैं। ये अलग अलग सवाल हैं, ये आपको अलग से समझाया गया है, ये अलग है, आपका उत्तर यही है इसका, ठीक है आंसर। चलिए चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल। उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। ये पता होगा आपको कि घनाभ में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लो, L5, B8 और H12, LBH, ठीक है। घनाभ का आयतन निकालना है तो इसको गुणा कर लेते हैं सीधे। घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप इन तीनों का गुणा कर लोगे तब भी निकल आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, L है 5 सेंटीमीटर, B है 8 सेंटीमीटर और H है 12 सेंटीमीटर। आपको घनाभ का आयतन निकालना है। देखो बच्चों मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, राइटिंग नहीं बना रहा हूँ मैं, टाइम हो जाएगा इसमें, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर उसे अपलोड करने में दिक्कत होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 5 गुणा चौड़ाई 8 गुणा ऊंचाई 12, ठीक है। तो 5 × 8 = 40 और 40 गुणा 12, 12 × 4 = 48, 480। क्योंकि ये 3 विमाएँ हैं और ये सेंटीमीटर में थी, इसलिए सेंटीमीटर और उसकी घात 3। 2 विमाएँ होती हैं तो घात 2 आ जाती है। आयतन की जो इकाई है वो सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका 7वां सवाल था। चलते हैं आपके 8वें सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल 8वां। माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करो। माध्य माध्यिका तथा बहुलक में एक संबंध होता है बेटा, वो सूत्र से आप लिख दोगे, सूत्र लिख दोगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो ये सूत्र होता है माध्य माध्यिका तथा बहुलक का, इसको लिखना है आपको। अगर संबंध पूछेगा माध्य माध्यिका तथा बहुलक में तो इसका सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, बहुलक धन 2 माध्य। इस तरीके से यही उनके बीच संबंध है। आप यही लिखोगे, पूरा नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका 9वां सवाल। PE बराबर 0.05, यानी कि होने की प्रायिकता इतनी है तो नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। होने की प्रायिकता ये है, नहीं होने की निकालनी है आपको, ठीक है। PE 0.05 है, देख लीजिए। PE यानी कि होने की प्रायिकता जो है वो 0.05 है। आपको नहीं होने की निकालनी है, यानी कि PE निगेटिव निकालनी है। नहीं होने के लिए माइनस लगा देते हैं ऊपर। तो बच्चों याद रखना, इसमें से होने की निकालनी हो या न होने की निकालनी, आप चाहे होने की निकालो चाहे न होने की निकालो, वो 1 में से माइनस करके निकालना होता है। क्यों? क्योंकि होना, किसी घटना का होना प्लस न होना, इसकी प्रायिकता 1 आती है, ठीक है। तो आप इसको निकालने के लिए आप कभी भी अगर ये दिया होता, ये निकालना होता, तब भी 1 ऋण लिखते। ये दे रखा है, ये निकालना है, तब भी 1 में से ही माइनस करेंगे। 1 ऋण 0.05। अब कई बच्चों को घटाना नहीं आता होगा, इसको घटाने का तरीका ये है बेटा, ये दशमलव संख्या है, ये पूर्ण है, पहले इसे पूर्ण संख्या को दशमलव बनाना है। तो ये हो गया 1, पॉइंट के बाद इसमें 2 जीरो हैं, तो इसको दशमलव कैसे बनाएंगे, पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा दो, जितने उसके पास है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 जीरो। पॉइंट के आप जितनी मर्जी जितनी जीरो बढ़ाओ, पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी उतनी जीरो बढ़ाओ, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 ही रहेगा ये, ठीक है। आप घटा लो 0.05, तो घटाओ 10 में से 5 के 5, ये बचा 9, और ये इसने हासिल इसको दी थी तो ये बच गया 0.95। तो ये आपका आंसर है 1 नंबर का, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। देखो बच्चे इसमें एक और सवाल था, वो फिल इन द ब्लैंक्स था, रिक्त स्थान भरने का, कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो 2। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, 2। वहाँ पे 2 भरना। इसी में 2016 के पेपर में था एक सवाल बीच में। और एक सवाल और था कि जहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, यानी कुछ इसी टाइप का था, तो उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। जहां पर स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे टच कर रही है, तो इसे स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। ये भरने थे वहां पे, 1 का 2 आएगा, 1 स्पर्श बिंदु। ये पेपर आप ढूंढ लेना, तो उसमें एक जगह पे स्पर्श बिंदु आएगा नीचे और एक जगह
2 आएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। 2-4 दिन तक आपको मैथ्स कराऊंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और आप 9th वाले भाइयों से भी शेयर कर लीजिए ये चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।